हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है जो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, हम इस एग्जांपल की सहायता से उसे एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद और साथ ही साथ हम जैसे आपका टोटल प्रोडक्ट दिया हो तो इसकी सहायता से हम एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इसे भी देखेंगे। तो जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि हम शुरू में ही कह रहे थे हम एक ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को लेके चल रहे हैं जिसमें केवल दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल और लेबर का इस्तेमाल होता है। कैपिटल फिक्स्ड है और लेबर जो है वेरिएबल है। तो ये जो आप यहाँ पे कैपिटल की जगह पे कुछ और भी कर सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे मान लेते हैं, सॉरी किधर गया, ये आपका हो गया कैपिटल। कैपिटल हमने कहा फिक्स है। फिक्स का मतलब कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है, वो हमेशा 4 ही बना हुआ है। 4 यूनिट्स कैपिटल हमने इस्तेमाल किया हुआ है। फिर हम क्या करें, नंबर ऑफ लेबर, पहले 1 लेबर लगाया, फिर 2 लेबर लगाया, फिर 3 लेबर लगाया, यानी जो नंबर ऑफ लेबर्स है उसकी संख्या को बढ़ा रहे हैं। जब लेबर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है यानी वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे क्या पड़ता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे जब 4 यूनिट कैपिटल लगा हुआ था और 1 यूनिट आपका लेबर लगा हुआ था, वर्कर थे, तो टोटल प्रोडक्शन आपका 8 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था। जब आपने लेबर की संख्या बढ़ाया 2 कर दिया तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गया, 20 हो गया। फिर इसके बाद आपने लेबर की संख्या बढ़ाई 3, फिर आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया 36। फिर लेबर की संख्या बढ़ाया आपने 4, 48। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेबर की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब 7th यूनिट पे आप लेबर की संख्या बढ़ा रहे हो तो टोटल प्रोडक्शन एज इट इज है। जितना कि 6 लेबर प्रोड्यूस कर रहे थे उतना ही 7th लेबर भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो भी आ रहा है वही सेम चीज। फिर आया आपका 8th यूनिट। जब आपने 8th यूनिट लेबर लगाया, लेबर की संख्या 8 कर दी, जबकि कैपिटल आपका 4 ही था, तो टोटल प्रोडक्ट आपका घट गया, 56 हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ये 3 इंफॉर्मेशन। वेयर इज दैट, यू हैव गिवन दीज 3 इंफॉर्मेशन, कैपिटल, लेबर, टोटल प्रोडक्ट। अब हम इसकी सहायता से एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे। एवरेज प्रोडक्ट एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब 1 यूनिट वेरिएबल प्रोपोर्शन, सॉरी, 1 वेरिएबल फैक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर क्या है वो लेबर है, तो यानी 1 लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो हर के लिए अलग अलग होगा, हर एक कॉलम के लिए अलग अलग आएगा, उसको हम देखते हैं अभी। इसका फॉर्मूला होता है Q/L, Q या TP/L। तो TP आपका क्या है, 8 है, L कितना है आपका, 1 है। तो यहां पे हो जाएगा
पहले वाले के लिए जब 1 यूनिट आप लेबर इस्तेमाल कर रहे हो, टोटल प्रोडक्शन 8 है, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 8/1, 8/1। ये आ गया आंसर आपका 8, यानी APL आपका 8 हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से जब आपके लेबर 2 हो गए, टोटल प्रोडक्ट 20 है, तब APL क्या होगा, तब APL क्या हो जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं पहले के लिए है Q/L। Q क्या था आपका, अब Q क्या है 20, नंबर ऑफ लेबर कितना है 2 है, 20 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 10। तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया, ये आपका 8 है। फिर थर्ड केस में आइए, तो 36 है TP और नंबर ऑफ लेबर 3 है, तो APL3 इक्वल टू Q/L, और यहाँ आपका Q कितना है 36, L कितना है 3। इसी तरीके से आप ये कॉलम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि जो TP है उसी में हम नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड करते जाएंगे। फोर्थ के लिए क्या आ जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाई 4, 12 आ गया। फिफ्थ के लिए क्या हो गया 55 डिवाइडेड बाई 5, 11 आ गया आपका। 60 डिवाइडेड बाई 6, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो गई आपकी 10 हो गई। फिर ये हो गया आपका 8.6, फिर क्या हो गया आपका 7 हो गया। ये आपका APL निकल गया। तो इसका आप डायग्राम भी बना सकते हो। तो आप इसका डायग्राम खुद से बनाइएगा। ये आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आएगा आपका। ये है एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इधर आपका हो जा रहा है नंबर ऑफ लेबर, और इधर क्या है आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वाई एक्सिस पे। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे नंबर्स ऑफ लेबर्स हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे APL शुरू में इंक्रीज कर रहा है। 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, फिर उसके बाद एक पॉइंट पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उस मैक्सिमम पॉइंट से ये डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। तो ये था APL का नेचर। अब हम MP निकालेंगे। MP मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर हमारा क्या है लेबर है। MP, तो MP का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप याद करिए मार्जिनल यूटिलिटी MU, जो कि होता है TUN माइनस TUN-1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका TPN माइनस TPN-1। तो यहाँ पे आप एक चीज और कर लीजिएगा, शुरू में आप करिएगा 0, यहाँ पे करिएगा 4, तो TP आपका 0 होगा। ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो आप, यहाँ पे आपका 0 है। तो MP1, अब इस पहले के लिए ये जो फर्स्ट आ रहा है आपके 1 के लिए, इसको निकालते हैं। MP1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा TP1 माइनस TP0।
यानी n माइनस वन, n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 1। तो TP1 की वैल्यू क्या है, हमने क्या किया, फार्मूला रखा, फिर इस पहले यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं। जब हमने लेबर को 0 से 1 किया तो टोटल प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज हुआ, सिंपल है, पहले 0 था, 0 से ये 8 हो गया, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 8 आ जाएगी। अब इसको फार्मूले से कैसे निकालते हैं, तो पहले लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, TP, यानी हमने यहाँ पे n लिख दीजिए, n की जगह पे हमने 1 रखा, तो MP1 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लेबर इक्वल टू TP1 माइनस TP1 माइनस 1, मतलब TP1 माइनस TP1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, TP0। अब TP1 क्या है आपका, TP1 है 8 और TP0 कितना है, ठीक इसके ऊपर 0। तो ये हो गया पहले लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, पहले लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इसी तरीके से MP2 सेकेंड लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, यानी जब आपने लेबर 1 से 2 किया तब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी। तो यहाँ पे हमने n की जगह पे 2 रखा, तो इस साइड भी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इधर भी हमें 2 रखना पड़ेगा। तो TP2 माइनस TP2 माइनस 1, ये TP2 का मतलब एज इट इज TP2 हो गया, TP2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1, TP1। तो TP2 क्या है, 20 है, यहाँ पे 20 माइनस 10, ये आ गया आपका 10। सॉरी, TP1 आपका 8 है, यहाँ पे TP1 आपका 8 है, ये 8 है आपका, तो ये आपका आ जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल टू 12। इसी तरीके से एक और हम निकाल लेते हैं MP3, यानी हमने n की जगह पे क्या रखा है, 3 रखा, तो हर जगह आपको n की जगह पे 3 रखना पड़ेगा। TP3 माइनस TP3 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा TP3 माइनस TP2। TP3 आपका होगा 36 माइनस TP2 आपका है 20, आपने माइनस किया, ये आ गया आपका 18। तो सिंपली क्या कर रहे हैं हम, इस पीछे वाले में से इसको माइनस करते जा रहे हैं। तो यहाँ जब 8 में से 0 को माइनस किया तो 8 आ गया, 20 में से 8 को माइनस किया 12 आ गया, 36 में से 20 को माइनस किया 16 आ गया, 48 में से 36 को माइनस किया 12 आ गया, फिर 55 में से 48 को माइनस किया 7, 60 में से 55 को माइनस किया 5, 60 में से 60 को माइनस किया 0, 56 माइनस 60 लास्ट यूनिट, तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, यानी 56 माइनस 60 करेंगे तो क्या आएगा आपका -4 आएगा, यानी ये आपका नेगेटिव हो गया। तो आप MP पर जरा देखें, MP क्या हो रहा है, पहले आपका जैसे जैसे आप लेबर इंक्रीज करते जा रहे हो, एक एक लेबर इंक्रीज कर रहे हो, तो उस एक्स्ट्रा लेबर से क्या हो रहा है, शुरू में आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा, घटना शुरू होगा, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा और फिर नेगेटिव भी हो जाएगा। तो अब इसका हम डायग्राम बना देते हैं। इसका आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसे आ जाएगा।
थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं छोटा ही बना रहा हूँ। ये आपका है MPL। इधर आपका एक्स एक्सिस लेबर दिखा रहा है, वाई एक्सिस आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है। तो जब जीरो प्रोडक्शन था, जीरो लेबर था, जीरो MP। फिर जैसे जैसे आपका लेबर बढ़ रहा था, MP बढ़ी, एक पॉइंट पे जीरो हुआ, फिर उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू हुआ। अब हम समझेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये कह रहा है कि केवल एक फैक्टर जो है वेरी कर रहा है और बाकी फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए अपना फंक्शन क्या माना हुआ था, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो यहाँ पे जो, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर दिखाए हैं। इधर लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, फिर इधर मैनेजरियल है या मशीनरी है, ये सारा कुछ है। तो आप सिंपली ये ले लीजिए, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और यहाँ पे हम कैपिटल को कांस्टेंट रख रहे हैं और लेबर को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे और कैपिटल को फिक्स रखे रहेंगे, तो शुरू में हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंचेगी और उसके बाद गिरने लगेगी। टीपी की अगर बात करें अगर हम लोग, टीपी शुरू में तेजी से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर इसके बाद मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर डिक्लाइन करने लगेगा। वहीं एपी की बात करेंगे तो एपी क्या होगा आपका, एवरेज प्रोडक्ट, तेजी के साथ बढ़ेगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर गिरने लगेगा। और एमपी आपका जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यानी शुरू में बढ़ेगी, एक पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर उसके बाद गिरने लगेगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव में भी हो जाएगी। तो ये लॉ क्या कहता है, व्हेन मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड, जब वेरिएबल फैक्टर की एक एक करके बहुत सारी यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, हैविंग द क्वांटिटीज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट, फिक्स्ड फैक्टर के नंबर को कांस्टेंट रखते हुए, अ पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट ऐसा आएगा, बियॉन्ड विच, जिसके बाद द एमपी, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, देन एपी एंड फाइनली टीपी विल डिमिनिश। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे, पहले आपकी एमपी गिरना शुरू होगी, फिर उसके बाद एपी गिरना शुरू होगी और लास्ट में आपका टीपी भी गिरने लगेगा। तो ये लॉ जो है कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है। इट इज पॉसिबल टू चेंज द प्रोपोर्शन इन विच द वेरियस फैक्टर्स आर कंबाइंड, ये एजम्पशंस हैं। ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर हेल्ड कांस्टेंट। थर्ड है आपका, ऑल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस। There is no change in technology. It assumes a short-run situation. The price of producers is given and constant. अब ये डायग्राम हमने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं अब आपको। तो इधर आपका y एक्सिस पे पहला डायग्राम बता रहा है टीपी,
टोटल प्रोडक्टिविटी को वाई एक्सिस पे दिखा रहा है, नंबर ऑफ लेबर को एक्स एक्सिस पे डिनोट कर रहा है। फिर ये आपका जो हमने डायग्राम पीछे वाले स्लाइड में बनाया हुआ था, इसी डायग्राम को हमने एक डायग्राम में बना दिया है, दो डायग्राम में, इन दोनों को एक साथ बनाया है और इसे अलग बनाया है। तो जो आपका टीपी कर्व है ये क्या हुआ, पहले तेजी के साथ बढ़ा, तो जहां तक वो इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज कर रही होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग बट अ डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन जो रेट है, जिस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है वो रेट क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। अब इन दोनों डायग्राम, इस नीचे वाले डायग्राम में हमने क्या किया है, एपी और एमपी को एक साथ बनाया। तो यहाँ पे एक रिलेशन भी होता है एमपी और एपी के बीच में। तो ये आपका हो गया एपी कर्व, एपी कर्व। ये क्या हुआ, जब कोई भी लेबर यूज नहीं हो रहा था तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नहीं निकाली जा रही थी, यानी जीरो था। जैसे जैसे आपने लेबर इंक्रीज किया, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बढ़ने लगी, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हुई, फिर उसके बाद डिक्लाइन करने लगी। फिर इसी समय हम एमपी की बात करते हैं। तो एमपी भी क्या हो रहा है आपका, शुरू में जीरो था, फिर बढ़ता है, फिर ये सबसे पहले अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, उसके बाद ये डिक्लाइन करने लगता है। फिर ये एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करते हुए गिरने लगता है, जीरो पहुंचता है, लास्ट में नेगेटिव हो जाता है। ये आपका एमपी कर्व है। तो यहां से लेकर यहां तक का, इधर हमने रख दिया OM, ये एरिया हमारा O से लेकर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है पूरा, ये आपका टीपी है। ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला स्टेज आपका क्या है, आप इसको भी M मान लीजिए और इसको भी N कर लीजिए। नंबर ऑफ लेबर दोनों दिखा रहे हैं, दोनों एक्स एक्सिस सेम चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो पहला स्टेज है आपका वो O से लेकर M तक है, इसको बोलते हैं स्टेज 1। दूसरा स्टेज है आपका M से लेकर N तक, इसको बोलते हैं स्टेज 2। फिर तीसरा स्टेज आपका N के बाद का स्टेज है स्टेज 3। अब इस हम पहले स्टेज की प्रॉपर्टी देखते हैं कि पहला स्टेज क्या बतला रहा है, इसमें क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं, क्या क्या चीजें अकर कर रही हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 1 आपका है क्या है, O to M, यानी O से लेकर M तक का एरिया। अब इस एरिया को हम यहां पे हम टीपी कर्व को देखते हैं, टीपी कर्व कैसे बिहेव कर रहा है। फिर हम देखेंगे पहले स्टेज में आपका एपी कर्व और एमपी कर्व भी कैसे बिहेव कर रहा है। तो टीपी कर्व की बात करते हैं। तो टीपी कर्व आपका पॉइंट O से लेकर पॉइंट E तक, ये जो पॉइंट E है यहां तक ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, और इस पॉइंट को बोलते हैं, ये थोड़ा साफ नहीं है मैं लिख देता हूं यहां पे, पॉइंट ऑफ, जो कि मैं इस पॉइंट को इधर दिखा देता हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां से यहां तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर इस पॉइंट E से लेकर S तक भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से।
टीपी इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेट। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज में आपकी टीपी कर्व की बात। अब देखते हैं एमपी कर्व कैसे बिहेव कर रहा है। तो एमपी कर्व जो है फर्स्ट स्टेज में कहां से कहां तक है आपका, ये ओ पी क्यू, यानी ओ से लेकर क्यू तक है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ओ से लेकर पी तक, यहां से लेकर यहां तक एमपी कर्व आपका इंक्रीज कर रहा है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है और मैक्सिमम पॉइंट पे, मतलब ये यहां से लेकर इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। फिर पॉइंट पी से लेकर क्यू तक क्या हो रहा है, ये डिक्रीज करने लगता है। तो ये हो गई आपकी एमपी कर्व की बात। फिर बात करते हैं हम एपी कर्व की। एपी कर्व आपका क्या हो रहा है, ओ से लेकर क्यू तक है, ये इंक्रीज कर रहा है। एपी कर्व ओ से लेकर क्यू तक आपका इंक्रीज किया और ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर भी पहुंच जा रहा है, जहां पे ये एमपी कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब आपका एमपी कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और जब आपका एपी कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और एपी कर्व इसे इसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है, तो वही एरिया क्या होता है आपका, वहीं तक आपका फर्स्ट स्टेज काम करता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि फर्स्ट स्टेज आपका कहाँ कहाँ होगा, तो जहां पे आपका एपी कर्व मैक्सिमम होगा, एपी कर्व आपका मैक्सिमम है और एमपी कर्व उसे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों ये ऐसा हुआ। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लैंड का टुकड़ा था, ठीक है। ये लैंड का टुकड़ा था, हमने इस पे लेबर लगाए। लैंड ये क्या है, लैंड कांस्टेंट है, हमने इस पे लेबर लगाया, काम करने के लिए इस टुकड़े पे लेबर लगाया। जब एक लेबर था तो प्रोडक्शन हुआ, जब कोई लेबर नहीं था, पहले शुरू करते हैं जीरो से शुरू करते हैं, कोई लेबर नहीं था तो कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, टोटल प्रोडक्टिविटी जीरो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो, एपीएल जीरो, सब कुछ जीरो है। जब आपने एक लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज किया, साथ ही साथ आपका एमपी भी इंक्रीज किया, एपी भी इंक्रीज किया, यानी सब कुछ बढ़ा। फिर आपने जब लेबर और बढ़ाया तो और तेजी के साथ प्रोडक्शन बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर था लैंड, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होने लगा। जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए इस केस में आपका प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ता है। फिर यानी इसी कारण से ये सारा कुछ हो रहा है। फिक्स्ड फैक्टर्स आर नॉट यूटिलाइज्ड टोटली ड्यू टू लेस वेरिएबल फैक्टर्स। शुरुआत में क्या था, वेरिएबल फैक्टर कम थे और टोटल फैक्टर ज़्यादा थे, इसलिए इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते हैं हमें टोटल प्रोडक्शन बढ़ता हुआ मिलता है। इसके साथ ही साथ जो फिक्स्ड फैक्टर है उसकी इफिशियंसी भी बढ़ती है। तो ये था इसका रीजन क्यों हो रहा था ऐसा। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। तो ये आपका है स्टेज 2। स्टेज 2 है पॉइंट एम टू पॉइंट एन। पॉइंट एम से लेकर एम तक का एरिया, ये वाला एरिया आपका स्टेज 2 है। इस स्टेज में भी हम देखेंगे टीपी कर्व कैसा है, एमपी कर्व और एपी कर्व कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीपी कर्व की, टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व। ये क्या कर रहा है, इंक्रीजेज विथ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन रेट इसका क्या हो गया है, डिक्रीजिंग हो गया है। क्यों डिक्रीजिंग हो गया है,